बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं स्टडी विद शिराज। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कूलम्स लॉ के बारे में। बेसिकली हमारे पास सेकंड ईयर की फिजिक्स, इसका पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और उसका ये पहला टॉपिक है कूलम्स लॉ। अगर बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तो बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो हमारे पास ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो कि रेस्टेड चार्जेस की स्टडी करती है। सो इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। और उसमें पहला हमारे पास टॉपिक है कूलम्स लॉ। और बेसिकली हमारे पास अगर कूलम्स लॉ की बात की जाए, अगर इसका सिग्निफिकेंस डिस्कस किया जाए, तो हमारे पास जो कूलम्स लॉ है दैट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस। बेसिकली हमारे पास जो रेस्टेड चार्जेस होते हैं उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, कूलम्स लॉ उसके मैग्नीट्यूड को स्टडी करता है या उसके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। So magnitude of force between 2 point charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them। ये दो चीज़ों के ऊपर कंप्राइज करता है। ये बेसिकली हमारे पास जो कूलम्स लॉ है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को दो चीज़ों के साथ रिलेट करता है। एक, दोनों जो पॉइंट चार्जेस हैं उनके साथ, मतलब उनके ऊपर जो अमाउंट ऑफ चार्ज है उसके साथ रिलेट करता है, और दूसरा जो डिस्टेंस है बिटवीन टू चार्जेस ये उसके साथ रिलेटेड है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये दो पॉइंट चार्जेस हैं। बेसिकली पॉइंट चार्जेस ऐसे चार्जेस होते हैं जिनका मास बहुत ही स्मॉल होता है। हमने ये सपोज किया कि हमारे पास ये दो पॉइंट चार्जेस हैं जिनका बहुत ही स्मॉल मास है और इनके ऊपर जो क्वांटिटी है चार्ज की वो प्लस Q1 है और दूसरे के ऊपर प्लस Q2 है। तो इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? पॉइंट चार्जेस हैं इनके ऊपर जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो कितनी है इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, और जो डिस्टेंस है इन दोनों के दरमियान कितना है ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। और एक चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो दो सेम चार्जेस होते हैं जब वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। वो सेम पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो दो नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, और अगर अनलाइक चार्जेस की बात करें, मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर यहाँ पे हमने ये सपोज किया कि ये दोनों जो पॉइंट चार्जेस हैं वो पॉजिटिव चार्जेस हैं, सो दे वुड रिपेल ईच अदर। लेकिन अगर इसमें से एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव, तो दे वुड अट्रैक्ट ईच अदर। अब हमारे पास इसने यहाँ पे क्या कहा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमने दोनों प्रोपोर्शनलिटीज को लिख लिया, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ R। अब अगर इन दोनों एक्सप्रेशंस को आपस में कंबाइन किया जाए तो हमारे पास ये वाला बनता है F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और जहां भी फिजिक्स में या कहीं भी प्रोपोर्शनलिटी आए तो उसको हम कांस्टेंट के साथ रिप्लेस करते हैं। कांस्टेंट जो पुट किया यहाँ पे वो हमारे पास क्या है, K, एंड K इज नॉन एज द कूलम्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू को देखा जाए कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू को, तो ये चूंकि कांस्टेंट क्वांटिटी है तो इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्वांटिटी है जो स्मॉल ई और साथ में छोटा सा ये O लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एप्सिलॉन नॉट। इसके स्पेलिंग इस तरह से हैं। एप्सिलॉन ये बेसिकली हमारे पास आगे लिखा हुआ है कि एप्सिलॉन क्या होता है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है। ये जो स्मॉल नॉट है या ये जो O का सिंबल है ये शो करता है कि हमारे पास अगर दो चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस है या एयर मौजूद है तो उस कंडीशन में ये वैल्यू क्या होगी, E नॉट होगी, एंड दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी का मतलब होता है किसी भी मीडियम के अंदर से किस हद तक करंट या इलेक्ट्रिक फोर्स पास कर सकती है, मतलब परमिशन से। और फ्री स्पेस में जो इसकी वैल्यू है दैट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यूज एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट होती हैं। और अगर इसी ये जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है इसको यहाँ पे मतलब इस एक्सप्रेशन में पुट किया जाए तो K की जो वैल्यू आती है फ्री स्पेस के अंदर या एयर के अंदर वो क्या आती है, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो ये हमारे पास हो गया फ्री स्पेस के केस में। अगर हमारे पास दो चार्जेस के दरमियान कोई एयर के अलावा मटेरियल मौजूद है, मतलब कोई पेपर, वुड या ग्लास कुछ भी मौजूद है, तो जाहिर सी बात है हर एक मटेरियल की अपनी परमिटिविटी होती है। सो अगर कोई मटेरियल मौजूद है तो उस केस में K की वैल्यू मॉडिफाई हो जाएगी। कैसे मॉडिफाई होगी कि एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन R भी आ जाएगा। और अब ये एप्सिलॉन R क्या है, दैट इज द रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब ये है कि जो मटेरियल आपने पुट किया हुआ है दो चार्जेस के दरमियान, अब उसकी टेंडेंसी क्या है या उसके अंदर कितनी
अलाउंस है चार्ज को पास करने की, इलेक्ट्रिकल फोर्स को पास करने की, दैट वुड बी कॉल्ड एज द ई आर। नेक्स्ट, चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इन वेक्टोरियल फॉर्म एफ, ये जो एरो है ये शो कर रहा है बेसिकली हमारे पास कि ये वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स। तो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये तो वही वाला सेम जो पहले हमने लिखा है कूलम्स लॉ से, मैग्नीट्यूड है, लेकिन साथ में ये क्या है आर, और इसके ऊपर जो ये स्मॉल एरो हेड है इसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। यूनिट वेक्टर बेसिकली वो वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड जो 1 होता है, लेकिन ये किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोगों ने ये जो आर पुट किया है, आर हेड, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये इसका यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर यहाँ पे क्या बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। ये 2 चार्ज 1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो हमने क्या लिखा है, इसे R12 इसके ऊपर हेड लगा दिया। तो जैसे जैसे हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी, क्योंकि यूनिट वेक्टर भी उसकी के साथ साथ चेंज होता है। अब हमने ये सपोज कर लिया है कि अगर हमारे पास Q1 चार्ज Q2 के ऊपर फोर्स लगाता है तो देन उसे क्या लिखा जाएगा, F21। क्यों लिखा जाएगा, आपने ऐसे सपोज कर लेना कि जिस चार्ज के ऊपर फोर्स लगती है उसे पहले लिखा जाता है और जो फोर्स लगाने वाला होता है उसे बाद में लिखा जाता है। ठीक है, बस ये आपने माइंड में रखना है। सो F21 किसके इक्वल है, बाकी सारी जो मैग्नीट्यूड है वो वही रहेगा, चेंज कहाँ पे आएगा, सिर्फ उसके यूनिट वेक्टर में। क्योंकि F21 है तो यहाँ पे भी क्या होगा, R हेड 21, जो फोर्स है उसी का वही यूनिट वेक्टर है। सो हमारे पास अगर Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाए तो यूनिट वेक्टर क्या कहलाता है, F हेड R21। ठीक है, इन द सेम में अगर Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगाता तो आप क्या है, Q12 कर देंगे, फिर F12 कर देंगे, और इन द सेम वे जो वेरिएशन आएगी इक्वेशन में वो क्या है, उसका यूनिट वेक्टर सिर्फ चेंज हो जाएगा। सो ये जो डायग्राम है इससे आप ये शो कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, सिंस बोथ यूनिट वेक्टर्स आर ऑपोजिट, आप लोग इस डायग्राम से देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो यूनिट वेक्टर है R21 है वो इधर से उस तरफ जा रहा है और ये जो R12 है उस साइड से इस तरफ आ रहा है। और आप लोग यहाँ डायग्राम में देखेंगे मैंने ड्रा करते हुए भी इन दोनों जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनकी लेंथ को सेम रखा है, बस चेंज यह किया है उसकी डायरेक्शन को चेंज किया। एक अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है, दूसरा राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है। और इस चीज को शो करने के लिए हमने क्या किया है, 12 इज इक्वल टू R माइनस R21। ठीक है, अब माइनस का साइन ये मतलब यही शो करता है कि वो उसके अपोजिट होता है। तो हमने क्या कहा कि जो R12 है वो इक्वल बट अपोजिट है R21 के, डायग्राम शो किया हुआ है। अब हमने क्या कहा कि हम दोनों में से किसी एक फोर्स को सपोज करते हैं, F12 की इक्वेशन को यूज करना है, यहाँ पे इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं जिसमें क्या है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, वो तो सेम लिखा, और यहाँ पे साथ में क्या है, ये यूनिट वेक्टर है R12। अब इस चीज को यहाँ पे से रिलेट करें कि हमने लिखा है कि R12 इज इक्वल टू माइनस R21। अब जहां पे R12 लिखा होगा आपने वहां पे R माइनस R21 लिख देना है। वही हमने यहाँ पे किया कि हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में माइनस R21 पुट कर दिया, इधर से फॉरवर्ड की तरफ आए, सॉल्व किया है, ये जो माइनस साइन है इसे बाहर ले आए, बाहर लाने के बाद क्या बना, माइनस K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर और R21। अब यहाँ पे क्या है R। अब इतनी ये जो इक्वेशन है इसको अगर आप यहाँ कंपेयर करें, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि ये सारी चीज सेम है इधर, बस फर्क क्या आया है, यहाँ पे माइनस नहीं था, यहाँ पे माइनस है। तो इसका मतलब क्या है, F12 माइनस आप लिखें, उसके बाद ये जो अंदर वाली सारी बॉक्स के अंदर है इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, F21। वही हमने किया है कि F12 माइनस F21। ये शो कर रहा है कि हमारे पास ये दोनों फोर्सेस हैं, चार्ज 1 की 2 के ऊपर और 2 की 1 के ऊपर, ये दोनों इक्वल हैं इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट है इन डायरेक्शन। उसी चीज को शो करने के लिए हमने यहाँ भी ये लिखा है कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21। लास्ट पॉइंट जो हमारे पास है कूलम्स लॉ के हवाले से, कि कूलम्स लॉ इज अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सो अगर हम ये सपोज कर लें Q1 की जो फोर्स है Q2 के ऊपर वो इसका एक्शन है, Q2 की जो फोर्स होगी Q1 के ऊपर वो क्या है, उसका रिएक्शन होगा। तो यही थर्ड लॉ कहता है न्यूटन का। सो
कूलम्स लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द न्यूटन्स थर्ड लॉ। और ये एमकैट के हवाले से बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये था हमारे पास कूलम्स लॉ के हवाले से लेक्चर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस लेक्चर के हवाले से, आप अपने क्वेश्चन को हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।